हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडीज़ विद एक्सीलेंस एंड बीट द एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स द्रव यांत्रिकी के पार्ट 5 पर। फ्रेंड्स, इसके पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो बना चुका हूँ। इसमें कुछ टॉपिक हम लोग कवर किए हैं। प्लेलिस्ट में उसका डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक प्लेलिस्ट का दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं उसे। तो इसमें हम लोग पार्ट 5 में आज डिस्कस करेंगे जैसे फ्लो ऑफ फ्लूइड में जो भी आते हैं टॉपिक, जैसे आते हैं स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, कंप्रेसिबल या इनकम्प्रेसिबल फ्लो, या और भी जो रोटेशनल फ्लो जो भी होते हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक पर। और फ्रेंड्स, इसके आगे रेनॉल्ड नंबर्स पढ़ेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिस्चार्ज देखेंगे, फिर इसके बाद लास्ट कंटिन्यूटी इक्वेशंस। इसके बाद हम लोग इनर्जीज पढ़ेंगे। इनर्जीज में जैसे बर्नौलीज इक्वेशंस, बर्नौली इनर्जीज ऑफ लिक्विड में टोटल एनर्जी, बर्नौलीज थ्योरम, वेंचुरी मीटर और इसका उपयोग इट्स जहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है उसे देखेंगे। या ऑरिफिस मीटर या पिटॉट ट्यूब, इन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक पर स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर हम लोग उन्हीं सब टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे वो एसएससी जेई का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी जेई के आरआरबी जेई जो भी हो। फ्रेंड्स, हर टॉपिक हम लोग देखेंगे कि जो हमेशा एग्जाम में रिपीट करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में कुछ फ्रेंड्स लोगों ने कमेंट किया था पीडीएफ के लिए, तो फ्रेंड्स पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से ले सकते हैं। इस बुक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे, जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था कि हम लोग पढ़ेंगे फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लो ऑफ फ्लूइड में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परिवर्ती या अपरिवर्ती प्रवाह, मतलब स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो। देखते हैं क्या होता है कि परिवर्ती प्रवाह अर्थात परिवर्ती प्रवाह क्या होता है उसे देखते हैं। सबसे पहले अगर स्टेडी फ्लो देख लेगा, अनस्टेडी फ्लो अपने आप आपको आ जाएगा कि अपरिवर्ती प्रवाह में द्रव किसी बिंदु से गुजरने वाले कणों के विभिन्न गुण जैसे कि गति, दाब, घनत्व, ताप समान के साथ बदलते नहीं। अर्थात प्रत्येक बिंदु पर द्रव के ताप, दाब और घनत्व ये कहीं नहीं बदलते हैं अपरिवर्तित प्रवाह में। और परिवर्तित प्रवाह में क्या होता है, उसे स्टेडी फ्लो कहते हैं। परिवर्ती प्रवाह में क्या होता है, परिवर्ती जस्ट इसका अपोजिट है कि परिवर्ती प्रवाह में द्रव किसी बिंदु से गुजरने वाले कणों का कोई गुण समय के साथ बदल जाता है। अर्थात ताप, दाब और घनत्व जो होता है वो अनस्टेडी फ्लो में चेंज हो जाता है और स्टेडी फ्लो में चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, लैमिनार अर्थात अस्तरीय प्रवाह। लैमिनार फ्लो क्या होता है कि यदि द्रव कण स्तर पतली पट्टियों में बहते हैं और ये अस्तर एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसलते हैं, तो इस प्रकार के प्रवाह को अस्तरीय प्रवाह कहा जाता है। इस प्रवाह में द्रव की गति बहुत कम होती है। अर्थात इसमें फ्रेंड्स लैमिनार फ्लो में है कि अगर कोई द्रव पतली पट्टियों के रूप में बह रहा है, ऊपर से विदाउट एनी लॉसेस बह रहा है, आसानी से बह रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लैमिनार फ्लो। अगर पतली पट्टियों में न बहकर ये जिग जैग अर्थात टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो वो हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो। देख लेते हैं इसको भी। जब द्रव के कण टेढ़ी मेढ़ी गति करती है और द्रव में भंवर पड़ने लगता है तो प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है। अर्थात द्रव जो होता है, द्रव का कण टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है या तो द्रव में भंवर पड़ने लगती है तो प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। यहाँ एक कंडीशंस दिया है नोट के रूप में, विशेष रूप से इस पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। हमेशा एग्जाम से लगभग क्वेश्चंस घुमा कर इसी तरह से जाते हैं कि जिस गति पर द्रव का प्रवाह स्तरीय से विक्षुब्ध में बदल जाता है उसे क्रांतिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फ्रेंड्स जिस गति पर, जिस वेग पर प्रवाह जो होता है विक्षुब्ध से अर्थात टर्बुलेंट से, लैमिनार से टर्बुलेंट में जब बदलता है तो उसे क्रांतिक वेग कहेंगे। अर्थात जैसे मान लेते हैं कि 10 मीटर प्रति सेकंड के गति से अगर फ्लो कर रहा है और 10 से 11 अगर जैसे ही हो रहा है तो 10 से 11 अर्थात 11 हो गया, तो वो जो 10 से और 11 जिस वेग पर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसी 10 को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रांतिक वेग बोलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगली टॉपिक है इसमें समान प्रवाह तथा असमान प्रवाह।
तो समान प्रवाह और असमान प्रवाह देखते हैं क्या होता है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। समान, जैसे नाम से ही जान रहा है, समान प्रवाह में द्रव का वेग किसी समय के और परिणाम की दिशा नहीं बदलता और औसत वेग बदलता है, यह प्रवाह असमान कहलाता है। फ्रेंड्स, तो समान और असमान में क्या है कि जैसा समान में देखिए कि प्रवाह, द्रव का प्रवाह जो होता है वो बदलता नहीं, अर्थात किसी भी समय। फिर से देख लेते हैं परिभाषा। समान प्रवाह द्रव का औसत वेग किसी समय में परिमाण तथा दिशा में नहीं बदलता और औसत वेग बदलता है। और असमान प्रवाह, तब अगर औसत वेग बदल जाता है तो वो असमान हो जाता है, नहीं बदलता है तो समान कहलाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग घूर्णी तथा अघूर्णी, अर्थात रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो। घूर्णी तथा अघूर्णी में क्या होता है कि प्रवाह की दिशा में गति करते समय द्रव कण को द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष घुमा दिया जाए तो अघूर्णी कहलाता है, अर्थात उसका जो भी है द्रव्यमान केंद्र से अगर घुमा दिया जाए तो रोटेशनल फ्लो होगा, और यदि न घूम सके तो वो इरोटेशनल अर्थात अघूर्णी प्रवाह कहलाएगा। देख लेते हैं परिभाषा। यदि द्रव कण अपने द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष नहीं घूमता है तो प्रवाह की दिशा गति के साथ नहीं बदलता है, तो अर्थात वो क्या होता है, इरोटेशनल अघूर्णी प्रवाह होता है। यदि प्रवाह आघूर्ण के साथ अपरिवर्तित भी होता है तो यह विभव अर्थात पोटेंशियल कहलाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एग्जाम से लगभग इससे जेई में आए हैं कई चक्कर कि पोटेंशियल फ्लो क्या होता है। तो पोटेंशियल फ्लो की घूर्णी और अघूर्णी से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है कि यदि द्रव कण, पहले इरोटेशनल देखेंगे, यदि द्रव कण अपने द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष नहीं घूमते हैं तो प्रवाह की दिशा में गति करते हैं तो प्रवाह को अघूर्णी कहते हैं। यदि प्रवाह अघूर्णों के साथ अपरिवर्तित भी हो जाता है तो उसे विभव प्रवाह अर्थात पोटेंशियल कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंप्रेसिबल और इकम्प्रेसिबल। यदि किसी प्रवाह में द्रव का घनत्व परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रकार का प्रवाह कंप्रेसिबल, अर्थात अगर डेंसिटी अर्थात घनत्व बदल जाता है प्रवाह का तो वो कंप्रेसिबल अर्थात संपीड़ित प्रवाह कहलाता है, और नहीं बदलता है तो इनकम्प्रेसिबल। देखते हैं क्या होता है कि गैस अधिकतर संपीड़ित होते हैं, अर्थात गैस जो होते हैं वो संपीड़ित उसके बदल जाते हैं घनत्व। यदि किसी प्रवाह में द्रव का घनत्व परिवर्तित नहीं होता है या द्रव घनत्व में नगण्य परिवर्तन होता है तो इस प्रकार का प्रवाह असंपीड़ित अर्थात इकम्प्रेसिबल कहलाएगा। अर्थात अगर घनत्व चेंज हो जाएगा तो वो कंप्रेसिबल होगा और नहीं चेंज होगा तो इकम्प्रेसिबल। गैस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गैस से अधिकतर कंप्रेसिबल होती हैं, लेकिन लिक्विड अर्थात द्रव इकम्प्रेसिबल होते हैं। द्रव का जो है नहीं बदलता है घनत्व, हर कंडीशन में इक्वल रहता है, इसलिए द्रव इकम्प्रेसिबल होता है और गैस कंप्रेसिबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं रेनॉल्ड नंबर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। रेनॉल्ड नंबर ये क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। आर्यन बराबर रो वी डी बाई म्यू, अर्थात रो वी डी बाई म्यू, तो रो बाई म्यू को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई वी, तो डब्ल्यू बाई वी डी बते डब्ल्यू हो जाएगा, जहाँ पर वी बराबर तरल का वेग होगा, क्यू बराबर जो होगा तरल का घनत्व, यू बराबर तरल की श्यानता, यू बराबर तरल की श्यानता, और वी बराबर तरल के निरपेक्ष गतिक श्यानता, डी बराबर पाइप का व्यास। आगे देखते हैं रेनॉल्ड नंबर का यूज कहाँ पर होता है कि रेनॉल्ड संख्या का प्रयोग अधिकतर क्रांतिक वेग का मान तथा प्रवाह का प्रकार स्तरीय है कि विक्षुब्ध है ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अर्थात लैमिनार है कि टर्बुलेंट है उसे ज्ञात करने के लिए रेनॉल्ड नंबर यूज करते हैं। देखते हैं कैसे होता है कि इसमें सिर्फ दो चीज़ याद रखना है। स्तरीय प्रवाह के रेनॉल्ड नंबर का मान अगर 2000 से कम है तो वो लैमिनार होगा, और 4000 से ज़्यादा है तो वो टर्बुलेंट होगा। 2000 से कम है तो लैमिनार होगा, 4000 ज़्यादा है तो टर्बुलेंट होगा। बस ये दो चीज़ याद रखना है। अब 2000 और 4000 के बीच में अगर है, 2000 से ज़्यादा है तो रेनॉल्ड नंबर तो लैमिनार होगा, 4000 के बीच अनिश्चित होगा, अर्थात 2000 और 4000 के बीच में अगर है अनिश्चित होगा, 4000 ज़्यादा है तो विक्षुब्ध हो जाएगा अर्थात टर्बुलेंट हो जाएगा। लोअर जो 2000 का वेग है उसे लोअर कहते हैं, 4000 को अपर क्रिटिकल वेलोसिटी, लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स अगला, प्रवाह की दर या स्राव या विसर्जन, रेट ऑफ स्लो या डिस्चार्ज। किसी छिद्र पाइप या नाली के काट में प्रति इकाई समय के साथ गुजरने वाले तरल के आयतन को प्रवाह की गति या विसर्जन कहते हैं। प्रवाह बराबर आयतन बटे समय अर्थात Q इक्वल टू V/T। विसर्जन जैसे देखिए आयतन की इकाई क्या होती है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, जो भी करिए, समय टाइम की इकाई समय होता है, तो सेकंड मीटर, तो इसका इकाई क्या होगा, मीटर क्यूब प्रति, मोस्ट पास की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब प्रति सेकंड, या SI में या एम केस में जिस सिस्टम में हो उसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, सातत्य समीकरण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग काफ़ी टॉपिक इस पर डिपेंड्स हैं, देखते हैं हम लोग इसे भी। समीकरण, कंटिन्यूटी इक्वेशन अर्थात सातत्य समीकरण। सातत्य समीकरण प्रवाह की में मात्रा विनाशता के सिद्धांत पर आधारित है। इस समीकरण के अनुसार अपरिवर्ती प्रवाह के लिए किसी पाइप या नाली की प्रत्येक अनुप्रस्थ काट के निश्चित समय में गुजरने वाले द्रव का भार समान होगा। अर्थात जो भी होगा, अभी इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किसी पाइप में कोई द्रव अगर बह रहा है तो प्रत्येक काट पर द्रव का भार क्या होता है, समान होता है। अर्थात जितने द्रव बहते रहेंगे किसी भी काट पर देखेंगे तो द्रव का भार समान होता है, वही कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है। इसके कई कंडीशंस होते हैं, तो एक एक कंडीशंस को हम लोग देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखिए चित्र अनुप्रस्थ काट के दिखाया गया, एक पाइप दिखाया गया है, जैसे यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मान लेते हैं कि एक यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कंटिन्यूटी एक पाइप दिखाया गया है, इसमें 3 काट है, 1 1 2 2 3 3, 3 काट है। इस तरफ से फ्लूइड फ्लो इंटर कर रहा है, इस तरफ से एग्जिट हो रहा है, निकल रहा है। तो फ्रेंड्स देखते हैं एक एक पर काट में बहने वाले द्रव का भार ρg A1 U1, अर्थात यहाँ का क्षेत्रफल एरिया जो है A1 है, यहाँ का A2 है, यहाँ का A3 है। तो एक एक पर अगर बह रहा है तो ρg A1 U1, और दूसरे पर ρg A2 V2, और तीसरे पर ρg। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन के अनुसार तीनों पर कहा जा रहा है कि बराबर होते हैं, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के अनुसार तीनों पर अगर देखेंगे तो बराबर होंगे। तो ρg अर्थात पहला काट, दूसरा काट और तीसरा काट, तीनों को अगर बराबर करेंगे तो ρg कट जाएगा सब में से, क्योंकि घनत्व और गुरुत्व लगभग सब जगह इक्वल होगा। तो इसलिए बचेगा क्या, A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर A3 V3 बराबर कांस्टेंट, अर्थात जितने काट होंगे हर जगह वही होगा, इसलिए इसे कांस्टेंट। यही कंटिन्यूटी इक्वेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा आज का वीडियो। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, जो चीज़ समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करिएगा। फ्रेंड्स PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से एक बार लेकर के अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, आपकी सारी पढ़ाई 2 दिन के पहले, 1 दिन के पहले अच्छे से रिफ्रेश हो जाएगी।